हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैन म्यूजिकल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैन म्यूजिकल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 की आर डी शर्मा, जहाँ पे हम लोगों ने क्लास 10 की आर डी शर्मा का चैप्टर सेकंड अभी तक खत्म कर लिया है और अब हम चैप्टर थर्ड की तरफ बढ़ चुके हैं। हमने चैप्टर थर्ड में 3.1 का पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया। लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी जिसकी वजह से हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, और वैसे तो कंप्लीट हो गया था। लास्ट में कुछ एक मुझे एग्जाम्पल देना था, वो एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के कंटिन्यू करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैप्टर सेकंड को भी कवर करें और चैप्टर थर्ड के इस लेक्चर को कवर करने के पहले 3.1 का इंट्रोडक्शन तो जरूर कवर करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एक्सरसाइज 3.1 कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, उनको आप जरूर ध्यान में रखें। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उनके स्टेटमेंट बनाने में, उनके इक्वेशन बनाने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहली बात तो हम वेरिएबल जब भी हमें लेट करना होगा ना कि कोई वैल्यू एक्स है, तो एक्स हमेशा उसको कंपेयर करेंगे जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला मेरे पास आपसे 15 रुपये ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे x किसको मानूंगा? मैं x आपको मानूंगा क्योंकि मैंने आपसे कंपेयर किया है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं तो जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हमेशा x मानेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मेरी एज मेरे भाई की एज से 10 साल ज़्यादा है, सपोज दैट, तो मैं अपनी एज अपने भाई से कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं अपने भाई की एज को x मानूंगा। मतलब जिससे हम कंपेयर करेंगे हमेशा उसको क्या मानेंगे? x मानेंगे। और भाई आप चाहे जिसको मान लें, ठीक है ना। तो अभी सारी चीज़ें, अभी जब हम क्वेश्चन ढेर सारे सॉल्व करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? उम्मीद करता हूँ आपने आर डी शर्मा खोल के रखा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख सकता हूँ बार बार। क्वेश्चन हमारे बहुत लेंदी होंगे, तो उम्मीद करूँगा कि आप अपनी आर डी शर्मा खोल के रखें और क्वेश्चन पढ़ के रखें। पॉज करें वीडियो, क्वेश्चन पढ़ें, फिर वीडियो कंटिन्यू करें। वैसे मैं क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। अखिला एक मेले में जाती है, अपने गाँव के मेले में। शी वॉन्टेड टू एंजॉय राइड्स ऑन अ जाइंट व्हील। जाइंट व्हील पे राइड लेती है। जाइंट व्हील बड़ा सा झूला होता है, उसको झूलना चाह रही है वो। और प्ले हुपला, और हुपला खेलना चाह रही है। हुपला क्या होता है? गेम होता है जिसमें बहुत सारे सामान रखे होते हैं और हमारे पास में कुछ रिंग्स होती हैं। वो रिंग जिस सामान में पड़ेगी वो सामान हमारी हो जाती है, ठीक है ना। तो वो हुपला खेलना चाह रही है। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्ले हुपला, वो हुपला जितने बार खेलती है ये डिपेंड करता है कि इज हाफ द नंबर ऑफ राइड सी हैड ऑन द जाइंट व्हील। जितनी राइड उसने जाइंट व्हील में लिया है उसकी जस्ट हाफ टाइम वो हुपला खेलती है। अगर उसने जाइंट व्हील में 10 बार घुमा है तो हुपला वो 5 बार खेलती है। बात में क्लियर होगी? अब मेरी बात आगे सुना। आगे क्या कह रहा है? ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज़। मतलब जाइंट व्हील की जो एक राइड है वो कितने रुपए की है? 3 रुपए की है। उसके बाद जो हुपला है वो 4 रुपए का है। मतलब जो रिंग्स वाला गेम खेल रही है उसमें 4 रुपए हर एक बार में इन्वेस्ट कर रही है। तो आपसे कह रहा है कि उसने टोटल मेले में कितने 20 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किया? 20 रुपीज़ इन्वेस्ट किया हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझ लो, स्टेटमेंट समझ लो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद बोल रहा है कि जो हमारी सारी कंडीशन इस क्वेश्चन में गिवन है उसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिकली मतलब एल्जेब्रा के फॉर्म में मतलब इक्वेशन बना के हमको लिखना है। तो अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। अब मैंने अभी क्या बोला था? जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हमेशा क्या मानते हैं? उसको हमेशा एक्स मानते हैं। तो हमने ये माना कि जो उसने राइड लिया, जो उसने हुपला लिया, जो वो हुपला गेम खेल रही है, हुपला गेम जो खेल रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि वो कितने बार जाइंट व्हील में राइड ले रही है। अगर वो 10 बार राइड ले रही है तो हुपला कितने बार खेली? 5 टाइम, मतलब जस्ट हाफ के लिए क्वेश्चन की डिमांड है। तो हमने माना लेट नंबर ऑफ राइड्स बी एक्स। नंबर ऑफ राइड्स कितनी होगी उसके लिए? एक्स। देन एंड वाई टाइम्स सी प्लेड हुपला। हुपला कितने बार खेलेगी? हमने मान लिया वाई टाइम खेल रही है। अब मेरी बात को ध्यान सुना। क्वेश्चन ये कह रहा था कि जितने बार वो हुपला खेलती है, हुपला डिपेंड करता है कि उसने कितनी राइड लिया है, उन राइड का हाफ। यही बोला था क्वेश्चन यही बोला है कि हुपला वो कितने बार खेली है, जितने बार उस बंदी ने राइड लिया है राइड का जस्ट हाफ। यही बोला है। हमने हुपला क्या माना है? हुपला माना है, हुपला की वैल्यू वाई माना है। तो हुपला अगर उसने वाई बार खेला है तो राइड कितने बार लिया? x/2 टाइम। इतनी बात में क्लियर होगी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर आप चाहो तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 2y क्या आ जाएगा? x, और इसको भाव से बंद करके इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगी। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये दिया है, देखो क्या कह रहा है
कह रहा है इफ सॉरी द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, जितनी बार वो हुपला खेल रही है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जाइंट व्हील, जाइंट व्हील पे जितनी राइड लिया है उसका जस्ट हाफ। तो ये 2 उठ के इधर आ जाएगा, हुपला की वैल्यू y है, राइड की वैल्यू x है, 2 उठ के इधर आ गया तो 2y इक्वल टू x। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब बात आगे करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि हर राइड पे उस बंदी ने 3 रुपये खर्चा किया है, अकेला है तो उसने 3 रुपये क्या किया, खर्चा किया है। अब राइड की वैल्यू हमने क्या माना था, राइड एक्स माना था। अगर वो एक बार राइड करती है तो एक्स रुपीज़, सॉरी एक बार राइड करेगी 3 रुपीज़, 2 बार राइड करेगी तो 2 इंटू 3, 3 बार राइड करेगी तो 3 इंटू 3, 4 बार राइड करेगी तो 4 इंटू 3। उसने राइड कितनी बार ली है, एक्स बार, तो एक्स राइड का कितना रुपये आ जाएगा, इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जितने बार राइड किया उतने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर प्लस और कहाँ उसने पैसा खर्चा किया है, उसने हुपला खेलने में पैसा खर्चा किया। कितना खर्चा किया है, हर बार उसने 4,000 रुपये करके दिए हैं। तो उसने टोटल हुपला कितनी बार खेला, वाई बार खेला, और वाई बार खेला है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। बात मुझे क्लियर हो गई। उसने x बार जाइंट व्हील लिया है, जब जाइंट व्हील x बार लिया है तो जितने बार, सपोज आपने जाइंट व्हील में एक बार आप घूमने गए, कितने रुपए खर्चा किए, 3 रुपये खर्चा किए। दोबारा फिर गए, फिर कितने रुपए खर्चा किए, 3 बार। आप ऐसे करके 10 बार जाते हो। कितनी बार राइड ले रहे हो, 10 टाइम ले रहे हो। तो अब मैंने बोला कि हर बार आप 3 रुपये खर्चा कर रहे हो, 3 रुपीज़ आप दे रहे हो। तो इसका मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा टोटल अमाउंट निकल आएगा कि हमने जाइंट व्हील में कितनी राइड में कितना खर्चा किया, टोटल खर्चा कितना किया है। तो अब मेरी बात समझो, यहाँ पे उस बंदी ने जो हुपला खेला है, हुपला कितनी बार खेला है, वाई बार खेला है, वाई बार खेला है, और हर बार हुपला खेलने में उसने 4 रुपये खर्चा किए। तो वाई को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और राइड उसने कितनी लिया, एक्स लिया है, और हर राइड में उसने 3 रुपीज़ खर्चा किया, तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से। और टोटल जो अमाउंट आता है, जो टोटल वो मेले में जाने के बाद बस यही 2 एक्टिविटी कर रही है, और जो टोटल उसने खर्चा किया वो कितना खर्चा किया, वो 20 रुपीज़ खर्चा किया। तो फाइनली हमारे पास एक नई इक्वेशन निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, 3x + 4y इज इक्वल टू 20 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ग्राफिकल तरीके, सॉरी अलजेब्रिकली तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ग्राफिकल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम ये भी सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगी। अब जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो उसने कैसे कितना एक्सपेंडिचर किया, कितनी राइड लिया, इसका भी ग्राफिकल डायग्राम बनाते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, इक्वेशन नंबर है 1 2y = x। तो एक x बना लेते हैं, y बना लेते हैं, और आपको पता है कि जो यहाँ पे ग्राफ बनने वाला है वो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है। स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, और ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। और जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट निकालेंगे तो बहुत है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन आपको नहीं निकालने। तो हमें देखो जब हम यहाँ पे रखते हैं, जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 0 = x आ जाएगा। तो 2 × 0 क्या आ जाएगा, 0 = x। तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख लेते हैं। y की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 2 × 1 = क्या आ जाएगा, x। 2 1 कितना आ जाएगा, 2 = x। तो मतलब जब y की वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू में क्या हमारी क्या निकल के आ गई, 2 आ गई। अगर आपको लग रहा है कि 1-2 वैल्यू और निकलना तो आप और की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ऐसे करके आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन 2 पॉइंट बहुत होते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत होती है। सपोज मैं आपके कंफर्ट जोन के लिए मैं 1 पॉइंट और निकाल लेता हूँ। मान लो y की वैल्यू हमने यहाँ पे रख लिया, 2 रख लिया। तो 2 रखेंगे तो 2 × 2 = x आ जाएगा। 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगी। अब मेरी बात सुनो, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ रब। तो हमारे पास में कौन कौन से पॉइंट मिले, हमारे पास में पहला पॉइंट मिला 0,0 मिला, फिर हमारे पास में 2,1 मिला, फिर हमारे पास में 4,2 मिला। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें क्लियर होंगी। अब हम दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, 3x + 4y = 20। यही है। अब जरा यहाँ बात करते हैं, हम फिर से एक टेबल बना लेते हैं x और y की। हमने क्या किया, हम इसमें वैल्यू रखते हैं। हमने x की वैल्यू रखा, x और y चाहे जिसकी वैल्यू रखें कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। हमने x की वैल्यू रखा 0। जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो जरा देखो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 × 0, x की जगह 0 आ गया, प्लस 4y वैसे ही आ जाएगा। 4y = कितना आ गया, 20 आ गया। 3 × 0 कितना हो जाएगा, 0, तो ये हट गया। हमारे पास आ गया 4y = 20। तो y = 20/4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और 4 5 × 20। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई। अब x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, हम x की वैल्यू 4 ले लेते हैं।
तो हमने देखा हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और प्लस 4y इज इक्वल टू आ जाएगा 20। 3 4 कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 12, क्योंकि प्लस 12 कितना जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। तो 4y इज इक्वल टू 8, और 4 ने इसको काटा तो कितना आ गया, 2 आ गया, 4,2 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया, क्योंकि ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मेरी बात सुना, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ग्राफ का डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो देखो जरा हमारे पास में इसके लिए पॉइंट कौन कौन से आ गए, इसके लिए एक पॉइंट आ गया 0,5, दूसरा क्या आ गया 4,2। यही दोनों पॉइंट हमें रखने, चलो रखना शुरू करते हैं। हमने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा माइनस एक्स है, ये हमारा प्लस वाई है, और ये हमारा माइनस वाई होता है। अब जरा देखो पहला पॉइंट कहाँ जा रहा है, 0,0। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पहला पॉइंट 0,0। तो मैं जरा देखो यहाँ पे मार्क करता हूँ, पहले यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। जितना हमको जरूरत होगी उतने मार्क कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या है, 0,0 है। मैं देखो पहला पॉइंट क्या है, 0,0 है। तो हमारा 0,0 पॉइंट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, जहाँ मैंने डार्क सर्कल किया है। फिर क्या है 2,1, तो एक्स की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू हमारी क्या जाएगी, वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, देखो यार इसको ऐसे करके ज्वाइन करेंगे तो 2,1 पे आ रहा है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है मेरा 4,2 है। तो हमने ले लिया 4, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4, और वाई की वैल्यू 2। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे करके यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर हम तीनों को एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास में ये एक स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, ये हमारी पहले इक्वेशन 2y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ किसका हो गया, 2y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, ये, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे वाले ग्राफ की। तो दूसरे वाले ग्राफ का पहला पॉइंट क्या है, 0,5 है। तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5 कहाँ पे जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा। मैं इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा 0,5। तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, इसको लिख लेता हूँ, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5। इनके लिए अभी कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे। फिर क्या है 4,2, दूसरा पॉइंट कहाँ जा रहा है, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 2। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। और जब आप इसको रफ हैंड से ज्वाइन करेंगे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, नॉट रफ हैंड, स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन करेंगे, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे करके निकल जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, मैंने किया क्या है, मैंने ये किया है कि हमने दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया। अब जरा मुझे एक चीज़ बताओ ध्यान से देख के कि दोनों जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखा जाए तो दोनों लाइनें इस पॉइंट पे, ये हमारा पॉइंट है 4,2, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, पहली बात तो सुनो, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था उसकी हमने 2 इक्वेशन बना लिया, फिर हमने उनका ग्राफ भी बना लिया। और ग्राफ उनका कैसा बना है, इनका ग्राफ बना है इंटरसेक्टिंग। वैसे तो क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ इंटरसेक्टिंग ग्राफ इनका, और जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन जा रही है, ठीक है ना। और दूसरी बात, इन दोनों का सिर्फ एक कॉमन सॉल्यूशन है, वो 4,2 है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 4,2 का सॉल्यूशन है, जिसका मतलब हो गया कि 4,2 एक ऐसा पॉइंट है जो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करने के पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अभी बहुत जल्द मैं एक मैथ का अलग से कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। उस कोर्स में मैं जितने भी एक प्रॉब्लम होंगे, या अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होंगे, या जितने भी स्पीड टाइम डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे, उन तक का मैं अलग अलग एक वीडियो 2 वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम समझने में दिक्कत होती है तो वहाँ से भी बहुत सारा कंटेंट आप पिकअप करेंगे, वो वीडियोज़ भी हमारे जल्दी लॉन्च हो जाएंगे। तो चलिए अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, लेकिन इसके पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं। सपोज दैट, मेरी बात को ध्यान से सुनना, सपोज दैट एक ये बनता है, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये सपोज दैट एक बनता है, ठीक है। आज की बात कर रहा हूँ, आज इसकी जो एज है वो कितनी है, वो x ईयर का है। कितने साल का है, वो x साल का है, ठीक है। उसकी उम्र कितनी है, उसकी एज कितनी है, वो x ईयर हो गई। तो आज के 5 साल के बाद में, मतलब कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद में इसकी एज कितनी हो जाएगी। आज अगर मैं 10 साल का हूँ, सपोज दैट मैं 10 साल का हूँ, तो आज के 5 साल के बाद कितने साल का हो जाऊँगा, 15 नहीं, 10 + 5 ईयर का। कितने का, 10 + 5। तो आज ये अगर x ईयर का है तो 5 साल के बाद इसकी एज हो जाएगी x + 5 ईयर, क्योंकि 5 उसकी एज में ऐड हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी एज 5 ईयर बिफोर,
बिफोर 5 ईयर। 5 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी, तो जितनी आज की इसकी एज है उसमें 5 ईयर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब x ईयर इसकी आज की एज है और इसमें 5 माइनस कर देंगे। तो ये जो एज है ये इसकी प्रेजेंट एज है। ये इसकी कौन सी एज है, ये इसकी प्रेजेंट एज है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इसमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो मैं आपसे आपकी बात करता हूँ, जो भी आपकी एज है आप उसको दिमाग में कंसिडर कर लीजिए कि आज आप मान लीजिए सपोज आज आप 16 ईयर के हैं। कितने ईयर के, 16 ईयर के। अब मैं आपसे बोलूँ, आप सपोज मैंने लेट कर लिया कि आप 16 ईयर के हैं। अब मैंने आपसे बोला कि बेटा ये बताओ कि आज के 10 ईयर पहले आप कितने साल के थे, तो 10 ईयर पहले क्या होगा, 10 ईयर पहले पीछे गए मतलब 16 में से 10 क्या करोगे, आप माइनस करोगे। ये करोगे ना, बिफोर की बात कर रहे हैं, जहाँ बिफोर की बात होगी वहाँ हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आज आप 16 ईयर के हो तो आज के 20 साल के बाद में आपकी एज कितनी हो जाएगी, मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर की। आफ्टर कितने, 20 ईयर की। तो 20 ईयर मतलब आज आप 16 ईयर के हैं, तो इसमें हम ऐड कर देंगे कितना, 20। उम्मीद करता हूँ ये बातें मेरी क्लियर होगी। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब नाम के बंदा है, वो अपनी डॉटर को, अपनी बेटी से बातचीत कर रहा है और कुछ बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है देखते हैं। कह रहे हैं कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, 7 ईयर एगो मतलब कि आज से 7 साल पहले की बात है, ठीक है। आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। तुम्हारी जो 7 साल पहले की एज थी उसका मैं 7 टाइम था। सुनो आफ्ताब ने क्या बोला। आफ्ताब अपनी बेटी से बोला कि बेटा मैं आज के 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात होगी तो अब यहाँ पे पहले रुक जाते हैं। सुनो, अगर आफ्ताब अपने 7 साल पहले की एज कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि उसकी आज की प्रेजेंट की एज पता होना जरूरी है। एज के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे सबसे पहले आप प्रेजेंट की एज लिखोगे। ये बात दिमाग में रखना कि एज का क्वेश्चन आएगा हमेशा पहले प्रेजेंट एज। तो हमने लिख लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब आफ्ताब में पहले उसकी डॉटर को लिखते हैं, क्योंकि वो किससे कंपेयर कर रहा है, वो अपनी डॉटर से कंपेयर कर रहा है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी एक्स, कितनी होगी, एक्स होगी। और हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की भी आज की तारीख में कुछ एज होगी, वो हमने मान लिया वाई। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। तो मेरी बात तो सुनो, मैंने क्या बोला कि एज प्रॉब्लम का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज लिखेंगे, चाहे जहाँ क्वेश्चन हो चाहे जैसा क्वेश्चन हो, हमेशा हम प्रेजेंट एज लिखेंगे। फिर हमने लिख लिया कि डॉटर की एज एक्स है और आफ्ताब की एज वाई है। डॉटर की एज हमने एक्स क्यों माना, क्योंकि आफ्ताब अपनी एज अपनी डॉटर की एज से कंपेयर कर रहा है। तो जिससे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने वाले पार्ट को हमेशा एक्स मानते हैं, ठीक है। और जो कंपेयर कर रहा होता है उसको वाई मानते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब कह रहा है कि आज के 7 ईयर बिफोर, 7 ईयर बिफोर, तो 7 साल पहले की बात कर रहा है, 7 ईयर अगो की बात कर रहा है। तो जब जरा सुनो, 7 ईयर अगो की बात कर रहे हैं, तो 7 ईयर अगो डॉटर और आफ्ताब की एज लिख लेते हैं। 7 ईयर अगो डॉटर्स एज, डॉटर की एज कितनी रही होगी। अगर डॉटर आज की तारीख में x साल की है, x ईयर की है, तो 7 साल पहले वो कितने साल की थी भाई, x माइनस 7 ईयर की हो जाएगी ना, हो जाएगी। अब अगली बात करते हैं। अगर मैं आफ्ताब की बात करता हूँ, आफ्ताब की एज, तो आफ्ताब की आज कितनी है, वाई ईयर है। तो 7 साल पहले वो कितने साल का था, वाई माइनस 7 कर लेते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। देखो चीज़ों को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ, इसीलिए टाइम लगेगा, वीडियो मेरी ज़्यादा होगी, वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी। तो परेशान नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को समझना, फिर आप अपने आप पढ़ लोगे। तो 7 ईयर एगो की डेटा निकालिए। आप क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, फिर से क्वेश्चन स्टार्टिंग थे। 7 ईयर अगो की बात आ गई हमारे पास में, ठीक है। कह रहा है आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब कह रहा है कि मैं, देखो आफ्ताब कह रहा है कि जो आफ्ताब की एज थी वो क्या थी, वो 7 टाइम किसकी एज की थी, डॉटर की एज की थी। यही बात बोल रहा है। आफ्ताब कह रहा है मैं आज के 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम थी। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। तो आफ्ताब की एज कितनी थी, आफ्ताब की एज थी वाई माइनस 7 थी। फिर विल बी इक्वल टू 7 इंटू डॉटर की एज कितनी होगी, एक्स माइनस 7 हो गई। एक मिनट टाइम भी जरा पढ़ने तो मुझे।
तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, y माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स हो जाएगा 7x और 7 से में कितना आ जाएगा 49। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। ये पार्ट उठा के उधर लेके चला जाता हूँ, ये पार्ट उठा के इधर लेके आ जाता हूँ। तो हमारे पास में इधर क्या है 7x माइनस 49 है, y उठ के उधर जाएगा, डी हो जाएगा -9 माइनस y और -7 और क्यूब उधर जाएगा तो जाएगा +7 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसको मैंने लिखा 7x माइनस y, 49 में से 7 जाएगा तो बचेगा मेरा -42 इज इक्वल टू 0 और ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आगे की बात करता हूँ। उसके बाद भी आफ्ताब कुछ बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है आफ्ताब? कह रहा है और ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स मतलब आज के 3 साल के बाद में। तो बस यहाँ पे रुक जाओ, पहले 3 साल के बाद की एज निकालते हैं। तो आफ्टर 3 ईयर्स 3 ईयर के बाद देखो, जब मैं 7 ईयर पे आया तो मैंने रोक गया था, मैंने क्वेश्चन को पढ़ के रोक लिया था। तो 7 ईयर एगो की डेट एज लिखा। अब यहाँ पे आगे आफ्टर 3 ईयर के बाद का मतलब क्या है कि आफ्ताब की एज कितनी रही होगी 3 साल बाद में। आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? आफ्ताब की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी y+3 हो जाएगी, क्योंकि आफ्ताब अभी कितने साल का है? y ईयर का है। तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? y+3 हो जाएगा। और जो उसकी डॉटर है, जो उसकी डॉटर की एज है इट विल बी x+3 हो जाएगा, क्योंकि डॉटर आज कितने साल की है? x ईयर की है ना। मुझे इस डेटा से मतलब नहीं है, मुझे ओरिजिनल डेटा से मतलब है, ठीक है ना। हमेशा प्रेजेंट एज से ही कंपेयर करेंगे। तो डॉटर x ईयर की है, तो डॉटर x ईयर की है, 3 साल बाद x+3 हो जाएगा। इतनी बात नहीं क्लियर है। अब तुम आगे क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद में उनकी एज लिख लिया। कह रहा है आई शैल बी, आफ्ताब कह रहा है मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा, 3 टाइम एज ओल्ड एज यू वर। मतलब कि वो कह रहा है कि जो आफ्ताब की एज होगी, आफ्ताब वो 3 टाइम्स हो जाएगा। किसकी एज का? डॉटर की एज का। यही बात बोल रहा है। तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद? इट विल बी y+3 इज इक्वल टू 3 इंटू डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? x+3 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में आ गया y+3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x+3 सारा पार्ट उठा के उधर लेके जाते हैं। तो उधर हमारे पास 3x+9 है, y उठ के उधर गया तो -y+3 उठ के उधर गया -3 इक्वल टू क्या हो गया 0। इधर का 0 मैं उधर लिख देता हूँ, उधर इधर लिख देता हूँ, बहुत कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 3x माइनस y, 9 में से 3 किया तो इट विल बी +6 इज इक्वल टू 0। बॉक्स में करते लिए दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमने जो डेटा हमारे पास में गिवन था उसको हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। मेरी एक बार और ध्यान देना, बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफलाइन क्लास के बच्चे मेरे पास में आते हैं, जब मैं ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ तो उनकी जो डॉटर और आफ्ताब की एज या सन या डॉटर की एज के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें पता लग रहा है कि उनमें एज ऑफ डॉटर हो गया 40 ईयर और एज ऑफ फादर निकल के आ गया 13 ईयर। तो इस चीज़ का भी दिमाग में ध्यान रखना है कि भाई फादर 13 ईयर का थोड़ी नहीं होगा कि 13 ईयर का फादर है, डॉटर 40 ईयर की हो जाएगी। तो इन चीज़ों का भी, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसको दिमाग में रखना है कि हमेशा जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, जो फादर होते हैं वो फादर या मदर होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें, इनका ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, जिसको हमने लिख दिया। अब इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना डेटा आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ। चलो ग्राफिकली तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास में 2 इक्वेशन निकल के आ गई थी। हम सबसे पहले पहली इक्वेशन में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। हमारे पास में इक्वेशन क्या है? 7x माइनस y इज इक्वल टू 42 -42 मैंने उधर भेजा। यही हमारे पास में जिसकी वैल्यू हमको निकालना है उसको कुछ ना कुछ लिखते हैं और अकेले भी छोड़ लेते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाह रहे तो मत करो। तो हमने क्या किया? x और y का एक टेबल बना लिया। टेबल बना के हमें क्या वैल्यू के बाद वो देखते हैं। हमने देखो, हमने y की वैल्यू रखा 0, हमने y क्या रखा 0। जब हम इस इक्वेशन में y 0 रखेंगे तो 7x माइनस y इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 42/7, 6 42। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। पहला पॉइंट हमें मिल गया। एक पॉइंट हमें और चाहिए, चलो एक और निकालते हैं। हम y की वैल्यू रख लेते हैं 7। हम y की वैल्यू क्या रख लें? 7। जरा देखते हैं क्या आएगा हमारे पास में। 7x माइनस 7, y की हमने 7 रखा, इज इक्वल टू 42। तो 7x इज इक्वल टू 42 प्लस 7 आ जाएगा, -7 को उधर गया +7। तो 7x इज इक्वल टू आ जाएगा 49, x इज इक्वल टू 7 7 जा 49। तो x की वैल्यू भी 7 आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ 2 पॉइंट हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है। अब बच्चों के दिमाग में याद है सर आप तो डेटा ऐसे ही लिख रहे हैं जैसे आपने याद किया है।
हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपके दिमाग में जो भी डेटा आता है, जो भी वैल्यू आप रखना चाहें, एक्स वाई जीरो रखा है जीरो, वाई देखो वन रखना है वन रख लीजिए, डेसिमल में आएगा वहाँ थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन का काम जहाँ फंसेगा, लेकिन परेशान नहीं होइएगा, अप्रॉक्सीमेशन पे भी वैल्यू आती है। लेकिन हमने क्या दिमाग लगाया वो देखो, हमने देखा कि ये 7x है, ये 7 है, ये 42 है, 7 के टेबल में 42 कितने बढ़ जा रहा है, 6 बढ़ जा रहा है, तो इस वाई को सीधा सीधा जीरो नहीं कर दें, कर दिया तो एक पॉइंट तो वैसे निकल आएगा। फिर हम इसमें डिफरेंस लेके जाते हैं 7 का, क्योंकि 42 में +7 ये -7 करेंगे तभी 7 से डिवाइड होगा, तो इसीलिए हमने अगली वैल्यू 7 रखा। क्लियर हो गया? अब चलो अगली बात करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी? ये है सेकंड इक्वेशन है 3x - y = -6। यही है। फिर हम x और y की टेबल बनाते हैं, हमें क्या मिलने वाला है, बात ध्यान से समझना। हम y की वैल्यू 0 रख कर रखते हैं, क्यों रख रहे हैं? क्योंकि 3 6 को डिवाइड कर रहा है ना, तो सीधे सीधे y 0 पढ़ लेते हैं। हमने y 0 किया तो हमारे पास में ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3x - 0 = -6, तो 3x = -6 और x = 3 2 जा तो -2, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? -2 निकल के आ गई। इतना क्लियर है? अब जरा y की वैल्यू 3 के फॉर्म पे लेके जाते हैं, क्योंकि पूरा 3 का चल रहा है ना, 3 के फैक्टर में, तो y की वैल्यू हम लिख लेते हैं 3। जब हमने y की वैल्यू 3 रखा तो यहाँ क्या मिल जाएगा? देखो 3x - y की वैल्यू हमने क्या रखा? 3 = -6 यही रखा है, तो इट विल बी 3x = -6 + 3, -3 उठ के कर दिया +3, तो 3x = -3 आ जाएगा, -6 + 3 -3, 3 से इसको कैंसिल किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, x की वैल्यू -1 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ इतना डेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का होना जरूरी है। तो इस चीज़ों को मैं रब कर देता हूँ, वैसे ये चीज़ें आपको सॉल्यूशन में अपने दिखाना है, ठीक है ना। चलो अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ड्रॉ करते हैं। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस। हमने देखा x पे हाईएस्ट वैल्यू 7 जाती है, ठीक है ना, तो x पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फिर हमने देखा ये कर लेते हैं, y की वैल्यू 7 जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नेगेटिव पे, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब जरा बात करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि पहला पॉइंट क्या है, 6,0 है, यहाँ पे दो पॉइंट मिले, 6,0 मिला और 7,7 मिला। तो हमने देखा x की वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6,0 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। आपको पता है कहाँ आ जाएगा? अगर नहीं मालूम है तो अपने टीचर से आप डिस्कस करें, क्योंकि ये सब चीज़ें 9th क्लास की, तो यहाँ पे अगर बार बार डिस्कस करूँगा तो दिक्कत है। देखो x की वैल्यू 6 है, y 0 है, तो y हट गया, बचा 6 बचा हमारा। अब आगे बात करते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है, 7,7, तो 1 2 3 4 5 6 7, x की वैल्यू 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7,7 यहाँ पे। तो हमारा पॉइंट यहाँ मिलेगा, जो ये 7 आ गया और ये 7 आ गया, तो ये पॉइंट हो गया 7,7 का। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें क्लियर होंगी। अब बात आगे करते हैं। अब दूसरा क्या है, -2,0 है, -2,0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या है -2, मतलब कि दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे मिलेगा। इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, जिसमें ग्राफ, इसका मैं ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके ये करके ग्राफ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारा एक पॉइंट तो हमारा ये आता है। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास में, -1,3, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3, तो दूसरा पॉइंट ये कहीं यहाँ मिलता है, मिल गया। अब हम एक काम करते हैं, हम दोनों को ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं। तो ये ग्राफ कुछ हमारा ऐसे करके जाएगा, ठीक है ना। ये ग्राफ को ऐसे लेके जाएंगे और ऊपर जाने के बाद दोनों ग्राफ किसी न किसी पॉइंट पे क्या होंगे, मिल जाएंगे। और जहाँ पे दोनों पॉइंट मिलेंगे उस पॉइंट की हम नेमिंग कर लेंगे। ग्राफ बनाना आता है, बनाना मैं यहाँ पे स्केल का मेजरमेंट करके नहीं बना सकता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बना वो कैसा बना है, इंटरसेक्टिंग बना है, मतलब एक ग्राफ मेरा ऐसे जा रहा है, दूसरा मेरा ऐसे जा रहा है। थोड़ा सा टेंशन आपको दिख रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, ये टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो मैं पास से बना रहा हूँ, टेंशन नहीं हो। अब मेरी बात करना, जहाँ पे दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, और उसके जो भी पॉइंट होंगे वो आप लिख लेंगे। इसके पॉइंट होंगे 12,42। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर होगी। ग्राफिकल तरीके से भी हमने चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये बोल रहा है, द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए, एक ट्रेन है जिसका नाम है ए। हमने कंसिडर क्या किया, ट्रेन ए, उसका जो पाथ है उसकी एक इक्वेशन गिवन है। अब आप कहेंगे सर ट्रेन की पाथ की इक्वेशन, भाई ट्रेन तो स्ट्रेट लाइन में चलती है ना,
जब स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारी होगी, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द पाथ ऑफ अनदर ट्रेन बी, ये दूसरी ट्रेन बी है उसके भी पाथ की इक्वेशन हमें गिवन है। अब आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, ग्राफिकली इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। बहुत अच्छी, चलो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम पहली इक्वेशन को लेके आते हैं। हमें लिखा 3x + 4y -12 को उधर भेजा तो ये = +12 हो गया, इतना क्लियर है। जिसकी वैल्यू निकालना है उसको लिख लेते हैं। तो जरा हम x और y को लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमने 0 रखा, जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो देखते हैं हमारे पास में y की वैल्यू क्या आएगी। तो जरा देखो, जब हमने x की वैल्यू 0 रखा, x = 0, तो ये हो जाएगा 3 × 0 + 4 × y = 12, ये हो जाएगा। 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो गया, काम खत्म हो गया। तो इट विल बी 4y = 12 बचा, 4 इससे कैंसिल हो गया, 4 3 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आप कहेंगे सर आपने 0 क्यों माना, भाई 12 देखो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो एक बार इस पार्ट में 0 कर लेंगे, दूसरे में इस पार्ट में 0 कर लेंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, तो हमने हमारी y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3। अब मेरा y को हम 0 कर लेते हैं, तो हमारे पास में 3x + 4 × y है ना, y की वैल्यू 0 = कितना आ गया, तो ये पार्ट क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। तो 3x = क्या आ गया, तो 3 4 12, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 4। मतलब पहली ट्रेन ए है उसके तो हमारे पास 2 पॉइंट निकल जाएंगे कि अब उसका हम स्ट्रेट पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास 6x + 8y = 48, यही गिवन है। 6 के टेबल में 48 8 बार आ रहा है, 8 के टेबल में 48 6 बार आ रहा है, मतलब एक बार x को 0 कर लेंगे, एक बार y को 0 कर लेंगे, ठीक है। हमने x लिखा, हमने y लिखा, हमने क्या देखा, हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है, हमारे पास में निकल के आ रहा है x की वैल्यू 0। जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो ये हो जाएगा 6 × 0 + 8 × y = 48। 6 × 0 0 हो गया, और ये बचा 8y = 48, 8 6 48, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी। एक बार y को 0 कर देंगे, जहाँ पे y है वहाँ 0 रखेंगे, तो 6x = 48 और x की वैल्यू 8 निकल के आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें क्लियर होगी। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ नहीं, बहुत छोटा सा ग्राफ बनेगा हमारा, बड़ा ग्राफ क्यों नहीं बनना है। वही बात सुनो, पहला पॉइंट 1 2 3 4 x निकल रहा है 5 6 7 8 9, ठीक है, देखो 9 तक आ गया। अब ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी हमने लिख लिया। फिर हमारा क्या है, माइनस पे तो वैसे कुछ है नहीं, तो लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जरा मैं बात करता हूँ इसके ग्राफ की। अब इसके ग्राफ को ध्यान समझना, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, मतलब पहला तो पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर क्या है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 2 3 4, मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब जब इनको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे तो ये पॉइंट हमारी, ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा। ये ग्राफ किसका होंगे, पहले वाली इक्वेशन का होंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 3x + 4y - 12 = 0 का ये ग्राफ हो गया। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब आगे की बात करते हैं। आगे वाले उसको हम दूसरे मार्कर से ड्रॉ करते हैं। देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 0 होगी, y 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। फिर क्या कहना है कि x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ पे गया। अब जरा इनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। हमने जब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो आप देख रहे हो दोनों लाइनें क्या हमारी पैरेलल है, देखो ना, दोनों लाइनें हमारी पैरेलल जा रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों लाइनें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, क्योंकि पहले लाइनें क्या होती है, ऐसे चलती चली जाती हैं, देखो बिल्कुल ऐसे चलती चली जाती हैं। जब पहले लाइनें ऐसे चलती जा रही है, क्या वो कभी कट करेंगे, नहीं करेंगे ना। जब कट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो एक सॉल्यूशन होगा, और अगर पैरेलल लाइनें जा रही है तो वो कट नहीं कर रही है, जिसका मतलब दोनों का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। फिलहाल हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया है, अब बस इससे आगे कुछ नहीं पूछा है। अच्छा एक चीज़ और देखो, अच्छा छोड़ो अभी नहीं, आगे बताएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में बताएंगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ग्लोरिया एक लड़की है। ग्लोरिया इज वॉकिंग अलॉन्ग द पाथ जर्नी -2,3। ग्लोरिया एक रास्ते से चल रही है, उसका एक पॉइंट है -2,3। जिस रास्ते से चल रही है उसके जो पॉइंट है उसकी बात कर रहे हैं।
और दूसरा पॉइंट है 2, -2, 2, -2। ये पॉइंट्स किसके हो गए? ये पॉइंट हो गए ग्लोरिया के, जिस रास्ते पे चलेंगे। मतलब 2 पॉइंट हमारे पास में गिवन है, मतलब 2 पॉइंट रखेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो जो रास्ता निकल के आएगा उस रास्ते पे चल रही है ग्लोरिया, ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या है? सुरेश भी वॉक कर रहा है। अब सुरेश जिस रास्ते पे वॉक कर रहा है उसके पॉइंट्स कौन से हैं, उनको भी लिख लेते हैं। सुरेश वॉक कर रहा है हमारा 0,5 और 4,0 पे। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब कहना है कि इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। ये तो कुछ रहा ही नहीं, क्वेश्चन इक्वेशन में नहीं है, सिंपल सी है। तो इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। x के 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। देखो x की वैल्यू कितनी? -2 है, तो -2 इधर है। y की वैल्यू 3 पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। देखो ऐसे मिलेगा। इतनी बात मेरी क्लियर है। यही तो पॉइंट मिलेगा ना हमारा, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हो गया -2,3। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? 2, -2, मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -2 है। तो x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू -2, मतलब पॉइंट यहाँ होगा। ये कुछ ऐसे करके पॉइंट होगा। ये पॉइंट हो जाएगा -2, ये पॉइंट हो जाएगा 2, -2। अब जरा दोनों को एक ऐसे ही स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसा लाइन शुरू हो गई, ज्वाइन करते हैं, ये हो गया। इसको लेके आए और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान दो, थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो गया, इसको साफ कर लेते हैं। और इसको साफ करके हम इसको लिख लेते हैं, ये ऐसे जाएगा। ये हो गया -2, अब मैं आगे की बात करता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या? 0,5 है, मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है। तो 1 2 3 4 और एक 5। तो ये पॉइंट मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ये हो गया मेरा 0,5, ठीक है। फिर क्या करेगा? और दूसरा पॉइंट क्या है? 4,0, 1 2 3 4। दूसरा पॉइंट यहाँ हो गया। और दोनों में जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो लाइन हमारी कुछ ऐसे निकल जाएगी। और ये हमारा ग्राफिकल डायग्राम हो गया ग्लोरिया और सुरेश के रास्ते का। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर होंगी। बस कुछ नहीं करना है, ग्राफ पेपर लेना है, पॉइंट को प्लॉट करना है, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने का जो भी निकल के आएगा वो का पास हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने के पहले हम उन 3 कंडीशन को डिस्कस करते हैं जो हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो लाइन्स हमारी कैसी होंगी? लाइन्स हमारी होंगी इंटरसेक्टिंग। कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होगी। ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला था कि अगर A1/A2 की वैल्यू इक्वल टू B1/B2 होती है एंड इट विल बी इक्वल टू C1/C2 होती है, तो इसका मतलब जो लाइन्स है वो हमारी कैसे हो जाएंगी? कोइंसिडेंट हो जाएंगी। इस कंडीशन को याद कर लेना, कोइंसिडेंट लाइन निकल के आएंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन निकल के आएंगी। फिर हमने तीसरी कंडीशन क्या बताया था कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आता है बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आता है। तो लाइन्स कैसी हो जाएंगी? हमारी पैरेलल लाइन्स हो जाएंगी। यही सारी बातें हमने डिस्कस किया था। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। जो लास्ट वीडियो हमारा छोटा था वो यही छोटा था। अब उनके एग्जाम्पल लेगा, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2 B1/B2 और C1/C2, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के रेशियो को सबको निकालना है। फिर उनको कंपेयर करना है, कंपेयर करके बताना है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो, मेरी बात को ध्यान दो। यहाँ पे x के साथ जो वैल्यू होगी वो A1 होगी, तो A1 की वैल्यू कितनी होगी? 5। y के साथ जो वैल्यू होगी विद साइन प्लस या माइनस वो B1 की होगी, तो B1 इज इक्वल टू -4। और लास्ट में जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी वो C1 होगी। C1 की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। फिर हमने लिखा A2 की वैल्यू जो x के साथ होगी वो A2 इज इक्वल टू 7। फिर हमारे पास जो B2 निकलेगा इट विल बी 6 और जो C2 निकलेगा वो कितना निकलेगा? -9 निकलेगा। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो, अब जरा निकालते हैं हम कौन सी कंडीशन हम इनमें से निकालेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी निकालेंगे, तो परेशानी मतलब मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे A1/A2। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5/7 आ गई, ठीक है। फिर हम निकालेंगे B1/B2। B1/B2 कितना आ गया? -4/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो इट विल बी इक्वल टू -2/3। B1/B2 आ गया। फिर हम निकालेंगे C1/C2। C1/C2 कितना आ जाएगा? 8/9। इतनी बात मेरी क्लियर होगी कि A1/A2 आ गया, B1/B2 आ गया, C1/C2 आ गया। अब जरा देखो, पहली कंडीशन से कंपेयर करो, क्या A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल है? देखो जरा,
क्या A1 अपॉन A2 इट विल बी इक्वल टू B1 अपॉन B2 है? इक्वल नहीं है ना, देखो 5/7 और ये क्या है -2/3 है, मतलब इक्वल नहीं है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्टिंग। वो क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ फिफ्थ का पहला पार्ट क्लियर होगा। अब फिफ्थ के सेकंड पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट में यदि नीचे सॉल्व करता हूँ, थर्ड पार्ट आपको होमवर्क दे दूंगा। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 9x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरे पार्ट गिवन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो क्या है। यहाँ पे A1 अपॉन A2 देखते हैं, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आएगी? A1 की वैल्यू 9 है और A2 की वैल्यू 18 है। 9 को जाते हैं तो 1/2 निकल के आ गया। फिर हम निकालते हैं B1 अपॉन B2 की वैल्यू। तो B1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? B1 की वैल्यू -3 है, B2 की वैल्यू 6 है। इसको कैंसिल किया तो -1/2 आ गया। 3/6। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। A1 अपॉन A2 क्या है? 1/2 आया है। B1 अपॉन B2 क्या आया है? -1/2 आया है। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है, ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। अब क्या देखो, A1 अपॉन A2 की वैल्यू और B1 अपॉन B2 की वैल्यू दोनों 1/2 आ गई। मतलब कि ये दो कंडीशन में से एक कंडीशन होगी, ये तो नहीं होगी क्योंकि इसमें नॉट इक्वल टू आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन होगी, तो अब C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ से C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया इट विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 24। इसको कैंसिल किया तो 1/2 आ गया। अब जरा देखो A1 अपॉन A2 की वैल्यू, B1 अपॉन B2 की वैल्यू और C1 अपॉन C2 की वैल्यू, सबकी वैल्यू 1/2 1/2 1/2 आई है। मतलब कि हम ये लिख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब कि ग्राफ कैसा होगा हमारा? को इंसिडेंट होगा। को इंसिडेंट ग्राफ कैसा होगा हमारा? कोइंसिडेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ फिफ्थ का सेकंड पार्ट भी क्लियर होगा। फिफ्थ का थर्ड पार्ट आपको होमवर्क करना है, बहुत इजी पार्ट है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं करना, देखो बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 करना बहुत इजी है, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसको लगाना है। कह रहा है कि हमारे पास में एक इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब लीनियर इक्वेशन में क्या करना है कि एक ऐसी इक्वेशन इसके साथ में लिखना है, ये पहली हो गई ना, पेयर में चलेगी। तो दूसरी इक्वेशन हमने मान लिया कि A1x प्लस A2y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये इसको A2 मान लेता हूँ, आपके समझने में और आसानी होगी। ये C2 होगी, ठीक है ना। देखो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 मिल जाएगा। अब आपसे पहले पार्ट में ये कहना है कि लाइंस, ये इक्वेशन ऐसे लिखो, ये लीनियर इक्वेशन ऐसे लिखो कि जब इनको निकाला जाए, सॉल्यूशन इनमें से निकाला जाए तो ये निकल के आ जाए इंटरसेक्टिंग। क्या निकल के आ जाए? इंटरसेक्टिंग। ये कह रहा है। तो अब मेरी बात सुनो, हमको क्या है 2 अपॉन समथिंग होना चाहिए। तो अगर मैं A2 की जगह लिख देता हूँ 2x, मेरी बात सुनो ध्यान से, प्लस B2 की जगह 6 लिख देता हूँ y और C2 की जगह लिख देता हूँ 9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा। अब आप कहेंगे सर ये क्या लिखा आपने? हाँ, हम कुछ भी लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जब हम A1 अपॉन A2 निकालें तो ये B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। देखो A1 अपॉन A2 करेंगे तो 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और ये 3 अपॉन 1 आएगा। तो क्या A1 अपॉन A2 की वैल्यू और B1 अपॉन B2 की वैल्यू इक्वल आ रही है? नहीं आ रही है ना। मतलब कि हमारे पास में ये एक ऐसी इक्वेशन हो गई जो इसके साथ लिखेंगे तो वो हमारी इंटरसेक्टिंग होगी। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसके ये भी लिख सकते हैं ना, इसके साथ में लिख सकते थे A2 की जगह लिख सकते थे कि 3x और B2 की जगह लिख सकते थे 2y। अब जरा देखो A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 अपॉन 3 आएगी, और B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 अपॉन 2 आएगी। उल्टा आ रही है ना, दोनों इक्वल तो नहीं है, तो मतलब इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन होल्ड कर रही है। अब जरा देखो इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट बोल रहा है कि पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लाइन हमारी पैरेलल होनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन हमारे पास बेटा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमको लिखना है और कैसे होनी चाहिए? पैरेलल। तो जब देखो पैरेलल के A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो मैं इन दोनों का डबल करके लिख लेता हूँ, बाद में कट जाएंगे। तो मैंने इसको लिख लिया 4x प्लस 6y। जरा देखो A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2 आएगा। A1 अपॉन A2 निकालो ना। A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 अपॉन 4 आएगी। इट विल बी 1 अपॉन 2 आ गया। फिर B1 अपॉन B2 लिखा तो इट विल बी 3 अपॉन 6। ये कट के फिर से क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 हमारी
इक्वल हो गए, लेकिन C1/8 C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे वो वैल्यू लिखना है कि 1/2 नहीं है, यहाँ पे 9 लिख देते हैं इक्वल टू 0। तो हमने कुछ भी लिखा क्या, A1/A2 B1/B2 C1/8 C2 इक्वल है, नहीं इक्वल है। पहले दो हमारे इक्वल है और C1/8 C2 इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि लाइन, ये दोनों लाइनें कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। अब आप अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए और बताइए कि कोइंसिडेंस के लिए हम क्या लिखेंगे। तो जरा मैं ही लगा देता हूँ, आप मत लगाइए। देखो कोइंसिडेंस के लिए, कोइंसिडेंट के लिए हम क्या लिखेंगे। तो हमारे पास में पहली इक्वेशन क्या है, हमारे पास में 2x + 3y - 8 = 0। कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 सारे इक्वल आने चाहिए। तो इसको किसी एक सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 4 5 किसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो हम एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या 3 से कर लेते हैं। तो 3 2 कितना आ जाएगा, 6x, 3 3 9y और 3 8 24 = 0। यही आ जाएगा। अब जरा A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालोगे, तीनों आपस में इक्वल आएंगे। तो ये कंडीशन हो गई हमारी कोइंसिडेंस के लिए। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज को ओवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल। 2 kg एप्पल लिया किसी बंदे ने, मैं यहाँ रफली लिख रहा हूँ, अभी उसको फेयर नहीं करना, पहले रफली देखो। किसी बंदे ने 2 kg क्या लिया, एप्पल लिया, ठीक है ना, एप्पल लिया। फिर उसका क्या क्या कह रहा है, 1 kg ग्रेप लिया प्लस 1 kg उस बंदे ने ग्रेप लिया, ठीक है, ग्रेप ले लिया। और उसने दिया टोटल कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट दिया 160 रुपीज़। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब जरा मुझे एक चीज़ बताओ, हमें क्या 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का रेट मालूम नहीं मालूम है ना। तो हम लिख लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ 1 kg एप्पल = x रुपीज़। तो अगर 1 kg एप्पल x रुपीज़ का है, बात को समझो, 1 kg एप्पल कितने का x का है, तो 2 kg एप्पल कितने का हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। और ग्रेप का 1 kg एप्पल का रेट मालूम y है, y रुपीज़ है। तो 1 kg ग्रेप का रेट कितना हो जाएगा, 1 × y हो जाएगा। अरे भाई ऐसे सोचो ना, आप मार्केट जाते हो, मार्केट से आप एप्पल लेके आते हो, आपसे एप्पल वाले ने बोला कि 50 रुपीज़ kg एप्पल है, आपसे बोला गया कि 5 kg एप्पल ले लो। तो आप कैसे अमाउंट निकालते हो, 1 kg का प्राइस लिखते हो और जितने kg आपको लेना होता है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हो, यही तो करते हो ना। तो हमें ग्रेप्स क्या रेट मिले मार्केट में, y रुपीज़ में, और हमें 1 ही kg लेना था तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इट विल बी इक्वल टू 160। अब जब हम इसको सही फॉर्म में लिखते हैं तो लिखेंगे 2x + y = 160। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, 1 हो गई। अब आगे बात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट 1 kg एप्पल = x रुपीज़ और 1 kg ग्रेप्स = y रुपीज़, ठीक है। अब मैं आगे की बात करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद में क्या होता है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स इज 300। मतलब कि 4 kg एप्पल, 4 kg क्या लिए गए, एप्पल लिए गए और प्लस 2 kg ग्रेप्स लिए गए, 2 kg क्या लिए गए, ग्रेप्स लिए गए। और टोटल कितने अमाउंट हो गए, 300 रुपीज़ हो गए। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो एप्पल कितने का था, x का था, तो ये हो जाएगा 4x + 2, ग्रेप्स कितने के थे, y के, तो 2y = कितना हो जाएगा, 300। ये हमारी दूसरी इक्वेशन निकल आई। अब इस इक्वेशन को और सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो 4, 2 और 300 सारी वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे, तो सबको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x, जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो y, और जब 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 150। अब ये हमारे पास में एक इजी इक्वेशन निकल के आ गई है और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। समझ में आ गया, मैंने इसको सिंपल क्यों किया, हमने इन दोनों से 2 कॉमन लिया और उधर ले आके भेज दिया, डिवाइड पे हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ गई अलजेब्रिकली। अब आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो भाई साहब अगर ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको खुद होमवर्क में करें, क्योंकि ग्राफ बनाना आपको आ गया है। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो की लेंथ भी अच्छी खासी हो गई है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं कि मेरे वीडियो को किसी एक ऐसे बंदे को शेयर करिए जिसको मेरे इन वीडियोस की रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि वो बंदा या तो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है कि वो ना अच्छे स्कूल में जा सकता है, ना अच्छे टीचर को हायर कर सकता है, तो कम से कम वो अगर अच्छी तरीके से मैथ पढ़ना चाहता है 11th 12th की 10th की, तो कम से कम आप उसको मेरी वीडियो रिकमेंड कर देंगे तो उसका बेनिफिट हो जाएगा। या किसी ऐसे बंदे को जो गाँव वगैरह से बिलोंग कर रहा है, जिसके पास में टीचर अच्छे नहीं है और फिर भी वो पढ़ना चाहता है, तो आप प्लीज़ मेरा एक शेयर कराइए और मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।